Hello everyone, welcome back on our YouTube channel RR Academy Firozabad. So guys, how are you? I think all of you are very fine. This video is a demanding video because so many students demand me to make a video on figure of speech. So I made it, and I would like to say that this topic is very much important for you because not any examination is about that there is none of question of figure of speech. मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आपके फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन नहीं आते हों, वेदर इट इज एग्जामिनेशन ऑफ सी टेट KVS TGT PGT DSSB या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो जिसमें इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है। इस तरीके से हम यही बोल सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट गिव्स यू 2 to 3 मार्क्स। 2 या 3 मार्क्स आपके इससे 101% आ सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को छोड़ने का मतलब यही है कि आप इसका जो 2 या 3 मार्क्स का रेशियो है आपको उसको कम करना है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दिस इज आवर इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच एंड इन दिस वीडियो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट सो मैनी टॉपिक्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बट स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच एंड व्हाट इज द कैटेगरीज एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच। सो कंटिन्यू द टॉपिक। बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। व्हाट इज अ फिगर ऑफ स्पीच? कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंपली क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, देन व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज अ वेरी सिंपल, फिगर ऑफ स्पीच इज अ लिटरेरी डिवाइस। क्या है फिगर ऑफ स्पीच? एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस का मतलब है जो लिटरेचर से संबंधित होती है, एक टेक्निक होती है लिटरेचर यानी कि लिटरेचर की। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी। इट इज यूज्ड एन अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब होता है जो असामान्य होती है। इट इज यूज्ड एज अनकॉमन एंड अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती हो, लैंग्वेज। यानी ये एक लिटरेरी टेक्निक है जिसको एक असामान्य और असंभावित भाषा के रूप में व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है लिटरेचर में। इन ऑर्डर टू सेंड अ सेमेंटिकली रिच मैसेज विच प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज वुड फॉल टू एनकोड। कहने का मतलब है जो सिंपल लैंग्वेज में यही है कि ये एक लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी टेक्निक है जिसका यूज एक अनकॉमन और अनएक्सपेक्टेड लैंग्वेज के तरीके से भाषा में किया जाता है, लिखित रूप में किया जाता है, और उसको हम प्लेन और सिंपल लैंग्वेज के द्वारा एनकोड नहीं कर सकते, उसको हम समझ नहीं सकते। वी हैव टू अ स्पेशलाइज अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन अ स्पेसिफिक लाइन ऑफ अ पोइट्री। So this is very important how to know the given word is what kind of a figure of speech. We will discuss in this video that how can you recognize and how can you understand the given word is a what kind of speech. तो बात कर लेते हैं इसकी ऑर्गन की कि इसकी ओरिजिन है क्या, कहाँ से हमारा फिगर ऑफ स्पीच आया था, किस तरीके से ये इस्टेब्लिशमेंट में हमें मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसके जो ऑर्गन है क्या है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ग्रीक से। कहाँ से शुरू हुई थी? ग्रीक से। मोस्टली लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टेक्निक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक, ओके, बिकॉज देयर इज सो मैनी पॉपुलर एंड ग्रेट राइटर्स आर इन ग्रीक लिटरेचर, यू नो वेरी वेल। बात कर लेते हैं, हमारे पास एक वर्ड है जिसका नाम है रिटोरिक। What is rhetoric? Rhetoric is very important for you and so many questions are arise from the word rhetoric. Okay, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं हम थोड़ी सी। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ध्यान रखना। आप लाइक और कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने में मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। अगर आप इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता और मैं भी सोच लेता हूँ दैन यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दिस वीडियो, सो आई वुड लाइक टू लीव इट। ओके, बात कर लेते हैं हम रिटोरिक वर्ड की। दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। कहने का मतलब ये है इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? ग्रीक से है। इस वर्ड को ग्रीक में इंट्रोड्यूस किया गया था, विच मीन्स ऑरेटर और स्पीकर। कहने का मतलब यह है जो रिटोरिक वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका जो सेंस है उस सेंस का मतलब है ऑरेटर। ऑरेटर क्या होता है? स्पीकर होता है, वक्ता होता है, यानी जो बोलता है उसे हम ऑरेटर बोलते हैं, जो स्पीकर होता है उसे भी ऑरेटर बोलते हैं। दोनों का सेंस एक ही है, ऑरेटर भी बोल सकते हैं और स्पीकर भी बोल सकते हैं। कोई स्पीकर और रेटर इज अ मास्टर ऑफ परसुएशन। कहने का मतलब हमारा ये है
एक ऐसा व्यक्ति दैट कैन अट्रैक्ट एनीवन, एक ऐसा व्यक्ति दैट कैन अट्रैक्ट एनीवन हु इज कॉल्ड अ रेटोर। ए स्पीकर और अ रेटर इज ए मास्टर ऑफ परसुएशन। ठीक है, कहने का मतलब हमारा क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मास्टर होता है किस चीज का, परसुएशन का। परसुएशन मीन्स टू अट्रैक्ट समवन बाय इट्स स्पीच, अपनी बातों से किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, या क्या कहलाता है, परसुएशन कहलाता है। ठीक है, तो रिटोरिक जो वर्ड है वो बना है हमारा रेटर से, और रेटर किसको बोलते हैं हम, स्पीकर को। स्पीकर कौन होता है, वक्ता होता है। ठीक है, यानी जो बोलता है वो। श्रोताओं को कन्वेंस या आकर्षित करने का जो तरीका होता है वह कहलाता है रिटोरिक। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। द वे ऑफ स्पीकिंग बाई विच अ पर्सन अट्रैक्ट पीपल और परसुएड पीपल टू हिम इज कॉल्ड रिटोरिक। दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, रिटोरिक इज द वे टू कन्विंस द ऑडियंस टू परसुएड। ओके, परसुएड का मतलब मैंने बता ही दिया है, किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों से ललायत कर देना, आकर्षित कर देना कि वो आपकी बातों को सुनना शुरू कर दे, वही है रिटोरिक, यानी कि द वे ऑफ स्पीकिंग टू कन्विंस एनीवन। ठीक है, श्रोताओं को कन्विंस या आकर्षित करने का जो तरीका होता है वही क्या कहलाता है, रिटोरिक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, जैसे हम किसी बात को बोलते हैं तो वही कॉमन लैंग्वेज होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, क्या है, ये कॉमन लैंग्वेज है जिसे लगभग सभी लोग एक जैसा बोलते हैं। लेकिन एक रेटर जो होता है, एक स्पीकर होता है, वो उसी बात को थोड़ा अलग तरीके से बोलेगा, घुमा के बोलेगा, स्पेशलाइज करके बोलेगा, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति उस बात को सुनना शुरू कर देता है। ठीक है, अ रेटर यूजेज सम सर्टेन डिफरेंट वर्ड टू मेक द लैंग्वेज मोर इफेक्टिव। लैंग्वेज को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए अलग से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब उन्हीं शब्दों का मतलब हम भी जानते हैं, यानी जो शब्द वो बोलता है उन शब्दों का मतलब हम भी जानते हैं, लेकिन उनको उनका जो यूज है वो हम बोलचाल की भाषा में नहीं करते। उसका जो यूज है, यूज का मतलब उसका जो प्रयोग है वो सिर्फ राइटिंग ही यानी कि लिखित भाषा में ही किया जाता है, और जो राइटिंग में यूज किया जाता है वही होता है फिगर ऑफ स्पीच। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब रिटोरिक शब्द से हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है। अरिस्टोटल का नाम सुना होगा आपने। अरिस्टोटल इज अ ग्रीक फिलोसोफर, और उसने तो इस रिटोरिक पर एक पूरी की पूरी किताब ही लिख दी थी जिसका नाम था ऑन रिटोरिक। ध्यान रखना क्या नाम था, ऑन रिटोरिक, द थियरी ऑफ सिविल डिस्कोर्स। ठीक है, ये लिखी गई थी। इनकी एक और पोएम थी जिसका नाम था द पोएटिक, इसके बाद में इसको लिखा गया था। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा रिटोरिक क्या है और किस तरीके से हमारे फिगर ऑफ स्पीच का जन्म हुआ था। यानी भाषा को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि लोग आपकी बातों को सुनना शुरू कर दें, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज को कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज तो हर व्यक्ति बोलता है। सो दिस काइंड वी इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ जेनर ऑफ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड द फिगर ऑफ स्पीच। ओके, आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आगे इस पे वीडियो बनती रहें तो मुझे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी थी। ठीक है, साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच पे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पे कई सारी वीडियो बनी है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, और इस पर कम से कम आपकी 6 या 7 वीडियोज होने वाले हैं। ये डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पॉन्स पे कि आप इसके बारे में कितनी वीडियो चाहते हैं। बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच का वर्गीकरण। कितने भागों में या कितने तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, दिया गया है ट्रूप्स, एक होता है ट्रोप्स और एक होती है स्कीम। ठीक है, ट्रोप्स का मतलब क्या होता है और स्कीम का मतलब क्या होता है। दीज आर बोथ द काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे मैं ट्रोप्स को समझाता हूँ अभी। ट्रूप्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर द टर्न। देखिए एक चीज समझ लेना, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्राइविंग के, वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि दिया गया जो शब्द है
वो किस लैंग्वेज से ड्राइवन किया गया है, किस लैंग्वेज से उठाया गया है, कहाँ से उसकी ओरिजिन है। ठीक है, तो मोस्टली वर्ड जो आपके हैं वो कहाँ से हैं, ग्रीक से हैं, ग्रीक से हैं और लैटिन से हैं। तो अगर आपको उस वर्ड की कंफ्यूजन है कि वो वर्ड कहाँ से लिया गया है, देन यू डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग यू पुट द आंसर ग्रीक। ओके, आप बिना सोचे समझे उस पर ग्रीक टिक कर देंगे, 99% में आपको बोलता हूँ आपका क्वेश्चन सही जाएगा। ओके, क्योंकि मोस्टली जो वर्ड हैं वो ग्रीक ड्राइवन है। बात करते हैं ट्रूप्स की। ट्रूप्स क्या होते हैं? तो ट्रूप्स इज ए ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स द टर्न। टर्न का मतलब होता है किसी चीज में मोड़ आ जाना, मोड़ का मतलब थोड़ा सा बदलाव आ जाना, इसी का मतलब है ट्रूप्स। ठीक है, स्कीम का मतलब होता है टू मेक अ अंडरस्टैंडिंग इन अ वर्ड बाय द मीन्स ऑफ से समथिंग। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं, पहले ट्रूप्स पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा खुल के। तो ट्रूप्स का मतलब है, यहाँ दिया है मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है, आप देख लीजिए शायद आपको दिखाई दे। देखिए अब आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, ट्रूप्स टर्न और एल्टर द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अगर डेफिनेशन इसकी आ जाती है, इसका एक वन वर्ड आंसर आ जाता है पूछने के लिए, तो आपका आंसर यही होगा, ट्रूप्स टर्न और एल्टर द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ट्रूप्स क्या होते हैं? ये शब्दों के अर्थ को चेंज कर देता है, उसके मीनिंग को बदल देता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास जिसका नाम है साइनेडॉक। ठीक है, इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू सिग्निफाई अ होल। कहने का मतलब ये है कि एक चीज को किसी पूरे चीज का पार्ट बना दिया जाता है। यहाँ पे दिया गया, ध्यान रखना, अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू सिग्निफाई होल। किसी एक वस्तु के सहारे से, किसी एक वस्तु का नाम लेने से उसकी होल कैटेगरी चेंज करके मीनिंग उसका उसे बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ऑल ईयर्स, यहाँ पे दिया गया है, मैंने दिया है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर बात करते हैं तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है सभी कान, बट देयर इज नॉट द मीनिंग ऑफ ईयर्स, देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग दैट मीन्स टू टर्न इन द वर्ड। इसका मतलब क्या है? टू हैव अटेंशन। क्या मतलब है? टू हैव अटेंशन ऑफ ऑल। कहने का मतलब जैसे ये बोलते हैं हम कि मैं वहां पर खड़ा था, एंड एवरी वन हैव ईयर्स टू मी। सभी लोगों के कान किस साइड में थे? मेरी साइड में थे, मतलब सभी लोगों का जो ध्यान था वो मेरी तरफ था। तो देयर इज ए टर्न इन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑल ईयर्स, दैट मीन्स इज टू हैव अटेंशन ऑफ एवरीवन। एक और एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, जो एग्जांपल है आपका ऑल हैंड्स। सिंपली अगर बात करते हैं ऑल हैंड्स की, तो ऑल हैंड्स का मतलब होता है सभी हाथ, बट देयर इज नन मीनिंग ऑफ हैंड्स। हैंड का मीनिंग हैंड नहीं है, मीनिंग है क्या? ऑल पीपुल। क्या मीनिंग है? ऑल पीपुल मीन्स द हेल्प्स ऑफ एवरीवन। जैसे हम किसी से कहते हैं प्लीज गिव मी योर हैंड, तो सिंपली अगर इसका अर्थ समझा जाए तो इसका अर्थ यही है कि आप अपना हाथ मुझे दे दीजिए, बट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज नॉट द करेक्ट मीनिंग दैट गिव यू हैंड। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज टू आस्क द हेल्प ऑफ समवन और एवरीवन। ठीक है, यानी हेल्प मांगने को हम कह सकते हैं गिव मी योर हैंड। तो यहाँ पर भी इसका मतलब क्या है? ऑल हैंड्स का यही है ऑल पीपुल, यानी सभी लोग, जितने भी लोग वहां पर हैं वो सारे लोग। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रूप्स। तो आई थिंक ट्रूप्स आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। जैसे कि हम कहीं पर जाते हैं और किसी से ये बोल देते हैं कि अपना हाथ मेरी पीठ पे रख देना। ठीक है, अपना हाथ मेरी पीठ पे रख देना। तो हाथ रखने का मतलब ये थोड़ी है कि उसके ऊपर अपने हाथ रख दो, दबा दो उसे। हाथ रखने का मतलब यही है कि उसके ऊपर अपनी कृपा कर देना, अपनी सहायता उसे प्रदान कर देना। ठीक है, तो दिस इज द चेंजिंग ऑफ मीनिंग, दैट इज कॉल्ड द टर्न ऑफ मीनिंग, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द ट्रूप्स। आई थिंक दिस हैज बीन अंडरस्टैंड बाय यू। ओके, बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब दिया है मैंने स्कीम के बारे में। देखिए दो कैटेगरीज हैं हमारी फिगर ऑफ स्पीच की। पहली क्या है? ट्रूप्स, दूसरी क्या है? स्कीम। तो स्कीम क्या है, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए दिखाई दे रहा है आपको, स्कीम पे दिया गया है, स्कीम इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड। ये भी ग्रीक से डराइव किया गया है। मीन्स टू फॉर्म एम्बेलिश लैंग्वेज बाई अफेक्टिंग ओनली द फॉर्म ऑफ सेंटेंस और फ्रेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द अरेंजमेंट ऑफ इट्स वर्ड विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग। जैसे मैंने इसमें दिया गया है, एक इसका एग्जाम्पल है,
कियासमस, कियासमस ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। पैरेलल क्लॉजेस विद देयर करस्पॉन्डिंग वर्ड्स रिवर्ड्स एग्जाम्पल, जिसमें क्या होता है सेंटेंस के वर्ड्स को रीअरेंज कर दिया जाता है, टर्न कर दिया जाता है, यानी इसको बदल दिया जाता है। कैसे बदल दिया जाता है उसका मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला है, आई लीड द लाइफ आई लव, पहला सेंटेंस ये है। दूसरा क्लॉज इसमें दिया गया है, आई लव द लाइफ आई लीड। तो देयर इज अ रिवर्सल ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड द स्कीम, एंड इट इज अ स्कीम ऑफ एग्जाम्पल कियासमस। ठीक है, कियासमस का एक एग्जाम्पल है जो इस तरीके से फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है टू क्लॉजेज होते हैं और एक क्लॉज में जो वर्ड दिए गए हैं उसको यहाँ आके पलट दिया जाता है। सपोज दैट आईने के सामने उनको रख दिया जाता है, तो आईने के सामने रखने के बाद में उनमें क्या चेंजिंग हो जाएगी, सेम चेंजिंग कियासमस में हो जाती है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दिया है मैंने, फेयर इज फॉल। ठीक है, तो यहाँ से फेयर पहले है, इज बीच में है और फॉल लास्ट में है, फेयर इज फॉल। उसके बाद में सपोज दैट की लाइन खींच दी मैंने, इधर लिख दिया फेयर इज फॉल और इधर ये आईना है और आईने के सामने रख दिया मैंने फॉल इज फेयर। दोनों को जब हम देखेंगे तो ये एक जैसी ही चीजें लगेंगी, तो ये इसका रिवर्स कंडीशन है। तो फेयर इज फॉल और फॉल इज फेयर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कियासमस। अंडरस्टैंड, आपकी समझ में आ गया होगा कि स्कीम का एग्जाम्पल क्या है और ट्रूप्स का एग्जाम्पल क्या है। तो अब हम इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत वाइड है। अब ये डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर कि इस पर आगे मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है और इस पर 7 या 8 वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम ट्रूप्स में पढ़ने वाले हैं किन किन चीज़ों को, ये देख लीजिए। स्कीम्स में पढ़ने वाले हैं किन किन चीज़ों को, ये दोनों ही चीज़ें आपकी फिगर ऑफ स्पीच कहलाती हैं। ट्रूप्स में पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ी सी नज़र डालते हैं। पहला जो काइंड होगा आपका वो होगा रेफरेंस एज वन थिंग एज एनोदर, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रेफरेंस कर देना, यानी कंपेरिजन कर देना, या कह सकते हैं बेस्ड ऑन एनोलॉजी और एग्रीमेंट एंड सिमिलरिटी और एसोसिएशन, एक दूसरे से दूसरे का संबंध हो जाना, एक दूसरे में सिमिलरिटी दर्शा देना, इन चीज़ों पे डिपेंड होगा इसका पहला काइंड ट्रूप्स का, जिसमें आपको पढ़ना है मेटाफोर। ठीक है, इसको आपने पढ़ा हो। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये ट्रूप्स का कौन सा काइंड है, किसके अंतर्गत ये आता है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम मेटाफोर को, उसके बाद में सिमिली है और उसके बाद में साइनिडॉक है और फिर मेटानॉमी है और पर्सोनिफिकेशन है। दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ दिस रेफरेंस, रेफरेंस एज वन थिंग एज एनोदर। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ट्रूप्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में इसका दूसरा जो कैटेगरी है वो है वर्ड प्ले एंड पन्स। इसके अंतर्गत जो आप पढ़ने वाले हैं वो है एंटाना क्लासेस और यह है पैरानोमेसिया और सेलिप्सिस और ओनोमोटोपिया। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जो आप इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन में आपके 2 ही हैं, जिसमें है एंथीमेरिया और पेरीफ्रेसिस, ये 2 आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। फोर्थ जो इसकी कैटेगरी है वो है आपकी ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट। कहने का मतलब है किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल देना या बहुत कम करके बोल देना, एग्जरेशन कर देना उस चीज़ का। तो इसमें आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर होता है हाइपरबोले होता है, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा 10th क्लास में। नेक्स्ट है आपका ऑक्जेसिस और लिटोटेस, इसके बाद में मीशोस भी आ जाता है। तो इसमें भी 4 काइंड्स आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो आगे काइंड है, जस्ट मिनट, यस, इसका जो आगे काइंड है वो आ जाता है सेमेंटिक इनवर्स। सेमेंटिक इनवर्स देखिए, इसमें आपको जो पढ़ना है वो है रिटोरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, इसमें आयरनी पढ़ेंगे, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स, ये 4 चीज़ें आप इस कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत वाइड है इसका, इसमें बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी। इसके बाद में आप बात कर लेते हैं हम काइंड्स ऑफ स्कीम के बारे में। काइंड्स ऑफ स्कीम में हमको क्या पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर बेस होता है, कुछ स्ट्रक्चर वैलेंस होता है, जिस पे आपकी जो बनेगी 5 टॉपिक होंगे इसमें भी। इसमें जो 5 टॉपिक हैं ये, अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ट्रूप के अंतर्गत आने वाली चीज़ों से ही पूछे जाते हैं, बट हम इसको भी कंप्लीट कराएंगे कि हो सकता है टर्न कर दे वो इससे इसमें ले आए। तो इसमें आपके जो टॉपिक हैं वो ये 5 हैं। इसके बाद में एक और इसकी कैटेगरी है जिसमें है चेंज इन वर्ड ऑर्डर। ये वर्ड हो गया है, ये वाला वर्ड नहीं है, वर्ड वाला वर्ड है, शब्द वाला। ठीक है, तो चेंज इन वर्ड ऑर्डर, शब्दों का ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत ही आप इसमें 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद में ओमिशन आ जाता है। ओमिशन में जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 4 टॉपिक हैं आपके। ये भी मैं अच्छे से तरीके से इनको कवर कराऊंगा। और इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट इसका काइंड है वो है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स पे भी रिपीटेशन देखने को मिलता है और लेटर्स पे भी देखने को मिलता है। जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो है आपका एलिटरेशन है, जो आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। इसके साथ में 4 एक्स्ट्रा और हैं, इनको भी हम कवर कराने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो है 4 के साथ में और भी हैं, ये हैं आपके दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। इन सारी चीज़ों पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। आप बताइए मुझे आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आप इस पे आगे वीडियो चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप इस पे वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए मोस्ट वेलकम है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।